नमस्कार छात्र छात्राओं, कक्षा 9वीं के इस कालांश में आपका सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के व्याकरण के उपविषय उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। उपसर्ग एक वो उपविषय है इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा की। हिंदी भाषा में दिए गए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्दों के आरंभ में जिन शब्दांशों को जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो वास्तव में उपसर्ग एक शब्द ना होकर शब्दांश है। ध्यान दीजिए, यहाँ उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करने में सहायक होता है। तो यहाँ परिभाषा आपको क्लियर होगी शायद। अब देखिए उपसर्ग के कुछ भेदों की बात करते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो 3 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। पिछली क्लास में 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में आपने उपसर्गों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, काफ़ी कुछ ध्यान से देखा होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें फिर से आपके सामने आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग वे होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत से हिंदी भाषा में किया जाता है। यानी ऐसे उपसर्ग जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में किया जाए, हम उनको संस्कृत के उपसर्ग के रूप में जानते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए अति उपसर्ग है और उसका अर्थ दिया गया है अधि। फिर उसके उदाहरण दिए गए हैं। अति, अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत। उसके बाद है अधि, इसका अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर, समीप, अधिकृत, अधिपति। उसके बाद देखिए अन, नहीं, अभाव, इसका अर्थ है अनजान, अनमना, अनबन, अनहोनी। इस प्रकार और देखिए आगे एक और अना है जिसका अर्थ होता है पीछे। अनुभव, अनुचर, अनुराग, अनुशासन। देखिए इस पर और बात करते हैं हम। अप, हीन, अब, अव, अभी, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी, निर, निश, प्री, प्रति, प्रा, प्री, वी, सु, सम, स्व, तत्। ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनके सामने के जो अर्थ भी दिए गए हैं और इसके साथ साथ ये देखिए इनके उदाहरण भी आपके सामने दिए गए हैं। ये ध्यान देने की बात है। ये कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आपने अब तक ना सुना हो। पिछले क्लास में आप ये पढ़ चुके हो, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनकी ध्वनि एक जैसी लगती है, लेकिन उनको आप वस्तुओं के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर समझ सकते हो। जैसे कि दो यहाँ पर एग्जाम्पल आए थे अन के, उनका अर्थ अलग अलग था। उसी तरह से एक है प्र और एक होता है प्री, इनके भी अलग अलग है। उसके बाद देखिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। यानी कि हिंदी उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कह सकते हैं। और ये तद्भव उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। यानी जैसे तत्सम शब्द थे, तद्भव शब्द थे, तो इन हिंदी उपसर्गों का प्रयोग, जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं, हिंदी भाषा में किया जाता है। और इनका ये संस्कृत के उपसर्गों से ही उत्पन्न हुए हैं। इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में विकसित हुए हैं उनको हम हिंदी उपसर्ग या फिर तद्भव उपसर्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अ, अन, अध, ओ, उन, कु, क, नी, सु, स, भर, दु, बिन,
ये सारे हिंदी के उपसर्ग थे। तीसरे हैं उर्दू या फारसी के, इनको हम आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो वे उपसर्ग जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या जिनका प्रयोग दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में किया जाता है, उनको हम आगत उपसर्ग के नाम से जान सकते हैं या हिंदी उर्दू फारसी के उपसर्ग के रूप में जान सकते हैं। यहाँ पर ये भी इसके एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखने की है कि यहाँ पर उर्दू के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं। तो आज के कालांश में आप सबको केवल इतना ही ध्यान से देखिए। कल हम इस कालांश में कुछ आपको एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे और आपको होमवर्क देंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की कालांश में इतना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा।